और मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे यार। देखिए, आज का हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये समझ लीजिए कि आज का जो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका ये अंतिम वीडियो है। और हम लोग अंत भी उसी हिसाब से करेंगे कि एक क्वेश्चन है, यदि मैं हिंदी साहित्य लिखता तो कैसे लिखता। या यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाए, यदि आज के परिदृश्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने को कहा जाए तो आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और क्या चीज़ें छोड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ अगर आपसे क्वेश्चन आई तो मुझे लगता है कि शायद इस दृष्टिकोण से अभी तक आपने ये सोचा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इस पर भी कुछ बातें देख लेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है, थम्स अप दे दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यार, मैंने एक प्लान बनाया है कि कुछ दिन बाद ना हम लोग लाइव सेशन करेंगे, है ना। तो उसका जल्द मैं एक बना रहा हूँ, अच्छे से व्यवस्था कर रहा हूँ जिसमें हम लोग लाइव आएंगे और पढ़ेंगे। तो यार वहाँ से ना जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो भी मैं टैकल कर पाऊँगा, वो भी मैं देख पाऊँगा कि हिंदी साहित्य में या किसी सब्जेक्ट में कि कहाँ पे समस्या आ रही है, जहाँ पे हम लोग उसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा प्लान लेकर आ जाएगा कि रोज डेली एक टॉपिक आज डिस्कस हो तो कल उस पर हम लोग क्या करें, आराम से उस पर आंसर राइटिंग कर लें। तो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है यार, देखो इसके साथ ना मुझे भी बेनिफिट होता है और आपको भी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट हो तभी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, लिखा है, यदि मैं हिंदी का साहित्य लिखता तो क्या लिखता। इसके पहले एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। साहित्य के इतिहास, है ना, लेखन की परंपरा में यदि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे और क्या छोड़ेंगे। ठीक है, क्या आप लिखेंगे और क्या आप छोड़ेंगे, बस ये आपका क्वेश्चन है ना। तो इसी बात पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि मैं हिंदी का साहित्य लिखता तो क्या लिखता। सबसे पहला देखिए, आप यहीं से शुरू करिए, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यदि परंपरा बहुत यद्यपि परंपरा बहुत समृद्ध है, किंतु किसी भी परंपरा में नवाचार करने की गुंजाइश तो होती है। सीधी सी बात है, जो भाई हिंदी साहित्य की जो लिखिया लेखन जो परंपरा रही है उसके इतिहास की, वो तो ज़बरदस्त रही है। लेकिन तभी भी कुछ नवाचार करने की गुंजाइश तो होती ही है। यदि मुझे वर्तमान में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का अवसर मिले तो निम्नलिखित बातें को जोड़ना चाहूँगा, है ना। तो क्या क्या बातें जोड़ना चाहेंगे, आइए देखते हैं। पहला का नंबर, इतिहास बोध के स्तर पर कोशिश करूँगा कि विधेयवाद, परंपरावाद और समाज के नज़रियों में संतुलन स्थापित हो। अब विधेयवाद किसका था, शुक्ल जी का। परंपरावाद किसका था, द्विवेदी जी का। समाजवाद किसका था, ये आप बताएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सभी वीडियोस देखे हैं तो उम्मीद है आप बता देंगे। ठीक है, संतुलित स्थापित हो और कुछ नए समकालीन नज़रिए जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श तथा पर्यावरणीय विमर्श, उसके बाद दिव्यास विमर्श आदि को भी शामिल हो सके। तो जो ये दिव्यांश हैं, दिव्यांश मतलब जो आज दिव्यांग लोग हैं, जिनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो उनका भी तो शामिल करना ज़रूरी है। तो पर्यावरण विमर्श जो आज का सबसे मुझे लगता है बहुत ही गहन मुद्दा है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इसको भी कहीं ना कहीं आज के समकालीन नज़रिए से शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं इस पर बहुत सारी बातें आजकल लिखी जा रही हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देखिए दूसरा दूसरा क्या लिखा जाएगा, हिंदी फिल्मों में भी साहित्य का अंश मानते हुए हर युग के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता, है ना। इसका मतलब हो गया, क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदी फिल्मों में लगातार गाने होते हैं, साहित्य होता है, कुछ पिक्चरें बहुत अच्छी आती हैं जो सच में इतिहास को आज के समकालीन दौर से जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी फिल्मों को साहित्य का एक अंश माना जाता और वहाँ पे उनसे सामंजस्य, अच्छी बातों को कोशिश की जाती
कि उसका स्थापना किया जाए, है ना। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत या गैर हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों का पर्याप्त महत्व तो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ, या जो दक्षिण भारत है वो या जो गैर हिंदी प्रदेश हैं अपने, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, है ना, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे हिंदी उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग हिंदी जानते हैं लेकिन शायद हम लोग तमिल नहीं जानते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या है, गैर हिंदी प्रदेश है तो वहाँ पे भी बहुत लोगों ने साहित्य लिखा है, तो उसको भी महत्व देना जरूरी है जो अभी तक नहीं मिला। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप एक आध दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक है श्री अगरपुरी रमेश चौधरी, आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने उपन्यास लिखा है दूर के ढोल और भूले भटके, ये इनका उपन्यास है ना। तो आप एग्जाम्पल बिल्कुल रख सकते हैं। दूसरा है श्री बालजोहरी रेड्डी, ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिंदगी की राह। तो ये हिंदी साहित्य है भैया, आप सोचो ना यार, मतलब ये लोग वहाँ के बहुत बेहतरीन साहित्यकार हैं लेकिन इनको आज तक हिंदी साहित्य में जगह नहीं दी गई, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको भी शामिल किया जा सकता है। आगे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर नायर, केरल से हैं। तो इन्होंने युग संगम एक कविता है संग्रह बनाया है, तो उसका इन्होंने एक रचयिता है। आगे हैं दोस्तों डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर, केरल से हैं। शहर सो रहा है, इन्होंने एक निबंध संग्रह बनाया है। उस हिसाब से एक हैं दौरी राजन, है ना, दौरे स्वामी, तमिलनाडु के। याद मत रखना, 2-3 याद रख लो यार, और कितना याद रखोगे ना, वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता है ना। तो एक आध दो लोग को आप जैसे बालजोहरी रेड्डी को याद कर लीजिए, चंद्रशेखर नायर को याद कर लीजिए, ये 2 लोग हैं, बहुत हैं, है ना। एक एक इनके एग्जाम्पल हैं आपको, ठीक। ये कविता के हो गई, ये उपन्यास के हो गए, ठीक है ना। चलिए आइए दोस्तों, अब अगला जो पार्ट है हमारा, ये नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, भारत के बाहर लिखा गया हिंदी साहित्य को भी हम सम्मान से शामिल किया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बाहर का साहित्य है उसको भी हमने क्या किया, छोड़ दिया। जैसे बाहर के साहित्य में कौन कौन से देश हैं, मॉरिशस है, फिजी है, त्रिनाद टोबैको, सुरियन, गुआना, है ना, विकसित राज्य हैं, रोजगार के लिए लोग बाहर गए हैं। वहाँ पे क्या लोग साहित्य नहीं लिख रहे होंगे, बिल्कुल लिख रहे होंगे, लेकिन उसको भी पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तो थोड़ा सा वहाँ भी रिसर्च किया जाता है यार, क्या मिल सकता है। आगे है दोस्तों, विश्वविद्यालय में रचनाकार हैं जैसे अभिमन्यु अनंत और बेनी माधव, ये मॉरिशस के हैं और इन्होंने क्या किया है, रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी की हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी शामिल किया जा सकता था। अगले हैं तेमियो मिजकामी, है ना, ये जापान के हैं। तो जो तोमियो मिकमाजी हैं इनका भी हम क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। अगर याद रहा तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं तो अभिमन्यु अनंत और बेनी माधव को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है इम्पोर्टेंट यार, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया पर नया साहित्य जो लिखा जा रहा है आज के युग में। आज के युग में आप भी जान रहे हैं बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपने साहित्य को बता रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। जैसे बाबूशाह कोहली या शायक आलोक, इनको आप सर्च करेंगे ना आप पाएंगे, है ना। शोभित शाश्वत, नई गद्य शैली इनकी आई है, तो यहाँ पे भी इनको भी शामिल करना ज़रूरी है, ठीक। या फिर आप भी क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में यार, सबसे अच्छा रहेगा ना आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे या गूगल पे, जो भी नया शायर मिले उसका नाम लिख दो, है ना। तो यहाँ किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, अगर उनकी कुछ रचनाएं हैं जो थोड़ी फेमस हैं आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये तो आप अपने मन से सोशल मीडिया की बात है, आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर टाइप का, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों, समकालीन साहित्य को भी शामिल करता है, जो आजकल के युग में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। अगला है किन कमियों से बचता, क्योंकि लिखते तो बहुत, लेकिन मैंने बताया ना क्वेश्चन में क्या है, क्या शामिल करते और क्या ना करते। तो क्या नहीं करना है वो ये बात है। जैसे एक आयामी इतिहास बोध का कोशिश करता कि वो ना हो। जैसे कुछ लोगों ने साहित्य इतिहास लिखा लेकिन वो एक आयामी रह गया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था मार्क्सवादिस्ट जो व्यक्ति थे, उनका कहीं ना कहीं क्या था, पूरी तरह से मार्क्सवादी की तरफ झुकाव था, समाजवाद की तरफ ही ज़्यादा कहीं कहीं झुकाव दिखा।
झुकाव दिखाता, तो एक आयामी इतिहास बन गया था। तो हमारा क्या दृष्टिकोण रहेगा कि हम कभी इतिहास बोध या यथासंभव उससे बचता, एक आयामी ना होता। दूसरा, जो तथ्य पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है उससे निकलने वाले निष्कर्षों को केवल संभावित निष्कर्ष के रूप में अलग वर्ण में रखता, उसको ये ना मान लेता। जैसे अब मान लीजिए कोई प्रामाणिक चीज़ नहीं है लेकिन है बहुत ही बेहतर लिखा हुआ, लेकिन जब उसका प्रामाणिकता ही नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ निष्कर्ष के रूप में, संभावित निष्कर्ष के रूप में लिखते, ना कि ऐसा। देखिए उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप ये 2-3 बातें लिख लिया है ना, उसके बाद ये लिख देते हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए जो समकालीन साहित्य है, तो समकालीन साहित्य में जो साहित्य अच्छे हैं उनको लेता, लेकिन जो साहित्य समाज के में बंटवारे का काम कर रहे हैं उनको ना लेते, है ना। आप कुछ एग्जाम्पल आतंकवाद से आज के समय में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब देखिए इसको आप कंक्लूड कैसे करेंगे दोस्तों, है ना। आप अंत में विनम्र पूर्वक कहेंगे कि मेरी क्या औकात, है ना, सीधी सी बात ऐसे ही बोल बताइएगा। आप ये लिखिएगा कि इतने बड़े बड़े धुरंधर आए, उन्होंने साहित्य इतिहास लिखा है और उनकी बातें ज़्यादा सही है, और आज के समय में अगर मैं लिखता तो मैं इन बातों को पुट में रखता, है ना। लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी विशेषज्ञ से जो हैं उनसे इसको क्या करता है, चेक करवाता, है ना, और फिर इसको प्रामाणिकता की सभी कसौटियों पे कसकर ही हम आगे बढ़ते। ऐसा कुछ आप कंक्लूज़न में लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा इतिहास का जो परंपरा इतिहास है लेखन की, वो पूरी तरह से साहित्य में ख़त्म होती है। अब मैं क्या करूँगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देने वाला हूँ। प्लीज़ इसको आप ना इसको क्या करिएगा, जितनी 8 क्लासेज आई हैं, ज़्यादा नहीं, 20-20, 25-25 मिनट की हैं, आप भी जानते हैं, आप एक ही दिन में उसको निपटा सकते हैं, है ना। इतना कर लीजिए। और मैं एक जल्दी वीडियो ये लाने वाला हूँ कि यार हिंदी साहित्य को ना घर पे बैठ के आराम से तैयारी कैसे कर सकते हैं बिना कोचिंग के, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें लगने वाली हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा वीडियो आना चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी कैसे तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और मैं ये बताऊँगा दोस्तों कि आज मैं जो 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, प्लीज़ इसकी आंसर राइटिंग करिएगा ज़रूर यार, है ना। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उतना आप पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा यार कि हाँ इतना पढ़ लिया फिर लिख लिया, तब मजबूती आएगी, है ना। और इसको 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके यार यूपीएससी लेवल पे आप बन पाओगे और चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जॉर्ज गियर्सन ठीक है कि है ना, जॉर्ज गियर्सन की है ना दोस्तों, तो जॉर्ज गियर्सन की उल्लेखनीय भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, कि उल्लेखनीय भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा लिखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान पर चर्चा कीजिए। दूसरा सेम क्वेश्चन होगा, बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हटा के आप यहाँ डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर दीजिएगा, ठीक है। या उसके बाद जिन लोगों को लाए आप वहाँ पे उनको काउंटर करके उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए ये अच्छा ये लिखिए ज़रा, हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु विनोद, हाँ, मिश्र बंधु का जो विनोद था, मिश्र बंधु विनोद का महत्व टिप्पणी कीजिए, है ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने मिश्र बंधुओं को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ से लेके आप इन सभी को ना, जितने क्वेश्चन हमने किए 4-5 क्वेश्चन, इतना कर लो, काम हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जानते हैं सब कुछ कहाँ से मिलेगा यार,
है ना। और डिटेल में वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। और हाँ, ये प्लीज़ 4-5 क्वेश्चन लिख लीजिएगा और ये 7-8 वीडियो आज एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिए। मैं इसका जो है कल ही आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं PDF भेज दूँगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार दोस्तों। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।